इस बजट बाजार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिगरेट महंगा हो गया है, सोने हीरे के जेवरात महंगे हो गए हैं, गाड़ियां महंगी हो गई हैं। सस्ता क्या हुआ है? क्या कुछ सस्ता हुआ है? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये सस्ती हो सकती है अगर जो योजनाएं कृषि पर आधारित करी है उसका एग्जीक्यूशन सही हो, और एग्जीक्यूशन स्टेट सब्जेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस दुकान पर दाल है, चावल है, सब्जियां हैं। सब्जियों के लिए सबसे बड़ी बॉटलनेक आती थी कि सब्जियों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था, वो सड़ जाती थी। तो इसके लिए जो ग्रामीण सड़क योजना है उससे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। दालों के लिए एक मतलब हर व्यक्ति को पिछले 5 साल से एकीकृत बाजार से भी फायदा होगा। मैं एक बताता हूँ कि हमारा जो डिमांड है दाल की, उतना हमारी जो उपज है वो है ही नहीं। तो इस बार जो सीरियल टू कैश क्रॉप मूवमेंट के लिए जो मूवमेंट है उससे ये चीज़ें सस्ती हो सकती है। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये योजनाएं हैं जितनी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की या क्रॉप इंश्योरेंस की या जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक रूरल इकोनॉमी को भी दर्शाया है, जो कुम्हार है वो रूरल इकोनॉमी को दर्शा रहा है। तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्राम सभाएं हैं, नगर पालिकाओं को एलोकेशन है, पर अगेन एग्जीक्यूशन इज द की थिंग। मंशा सही है, इस पर अमल सही होगा या नहीं होगा ये बड़ा सवाल है। मंशा हमें घरों के लिहाज से भी सही दिख रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मंशा वहां पर भी सही हम देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से विकास का बजट है, और विकास के बजट में तीनों पहलू पे ध्यान दिया गया है। रोटी कपड़ा मकान। रोटी का मतलब एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट। कपड़ा का मतलब मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मकान सिंबल है लाइवलीहुड्स का, लिविंग का, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिस्पेंसरी, हेल्थ, हाइजीन। तो उन तीनों पे ध्यान दिया गया। लेकिन समस्या ये है, जैसे कि हम देख रहे हैं अर्बन मिनिस्ट्री का बजट केवल 18% खर्च कर पाए। तो इसका जो धरातल पे, ज़मीन पे जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो कितना हो पाएगा। 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस बजट में। एक तो ये कि मकानों के लिए लोन की सीमा 35 लाख रुपए कर दी गई है, और उसमें 50,000 का रिबेट दे दिया गया है। और दूसरा, रेंटल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो अभी सीमा थी 2,000, वो 5,000 रुपये महीना रेंटल इनकम को रिबेट देने की योजना है। तो इससे मुझे लगता है कि ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी मिनिस्ट्री को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मीरा जी, बैंकों को लेकर बहुत सारी तरह के इंतजार थे हमें। एनपीएस को लेकर जिस तरह की सुर्खियां बन रही हैं इतने दिनों से, उस लिहाज से आप आज की घोषणाओं में कुछ सकारात्मक पहलू देख रही हैं? देखिए श्वेता, मैं ये पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट था पूरे देश के लिए। मतलब मैं राजनीति के तौर से नहीं कह रही हूँ, नागरिक के तौर से कह रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बजट था, खास करके बैंकिंग सेक्टर के लिए। जैसे आपने कहा, वहाँ पर एनपीएस बढ़ती जा रही हैं, तो हमें ये उम्मीद थी कि सरकार इसको देख करके कोई स्ट्रक्चरल स्टेप्स लेगी। मैं ये मानती हूँ कि बजट में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, पास थ्रू वगैरह वगैरह, लेकिन इस तौर से नहीं जहाँ पर जो समस्या हमारे सामने है उसको हल करने के लिए नहीं। जैसे आप जानती हैं, एनपीएस अब 1,14,000 करोड़ डिक्लेयर किए गए हैं। जो एसेट्स रिकवरेबल हैं वो 2,36,000 करोड़ हैं, और जो पीजे नायक कमेटी ने कहा था वो 5,80,000 करोड़ की कैपिटलाइजेशन हमें चाहिए। अब इन आंकड़ों को देख करके अगर आप कहें कि हम 25,000 करोड़ दे रहे हैं, तो वो मतलब कोई जमती नहीं बात। ठीक है, एक छोटे बिजनेस के लिए क्या मायने रख रहा है? हालांकि उनके लिए भी 50-50 सा ही मामला था। धीरे धीरे जैसे जैसे आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा है आपके आकलन में या नहीं? देखिए, मैं जैसा कि सुबह से कहता आ रहा हूँ, बजट में बहुत सारी छोटी छोटी अच्छाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि उनका असर, चाहे वो किसान भाइयों के लिए हो, चाहे वो बैंक की एनपीए के लिए हो, हर जगह पे जो एलोकेशन है वो बहुत छोटी छोटी करी गई हैं। एसएमईज के लिए भी 1% टैक्स कम किया गया है, 0.5% सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। उस बकरी के लिए भी जो है पूरा दाना नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सभी जगह पे बैलेंसिंग एक्ट करने के चक्कर में ये बजट थोड़ा सा मीडियोकर साबित होता दिख रहा है, बस। और इतनी कोई बात नहीं है। संबित भाई नमस्कार।
प्रणाम। मेरा नाम आकाश जिंदल है, एक इकोनॉमिस्ट हूँ, दिल्ली शहर में रहता हूँ। कल तक आपका दोस्त था। और जनाब मुझे यहाँ की अर्बन मिडिल क्लास कहते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मेरा कसूर क्या है? मेरा इनकम टैक्स कम नहीं हुआ, सर्विस टैक्स मेरा बढ़ा दिया गया है, स्टॉक मार्केट पे टैक्स लगा दिए गए, ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ गलती है वो महंगे कर दिए गए, गाड़ी जो है मेरी महंगी कर दी गई। सिर्फ मुझे बता दीजिए, और कुछ नहीं जानना चाहता, मेरा कसूर क्या है? मिडिल क्लास का कोई कसूर नहीं है, और आप कल तक मेरे दोस्त थे ऐसा नहीं है, कल भी मेरे दोस्त रहेंगे और आगे और गहरे रिश्ते हमारे होंगे। मेन बात है कि आप देखिए, जहाँ तक मिडिल क्लास का सवाल है, 5 लाख से कम के लिए तो हमने रिबेट दिया ही है, 3,000 रुपये प्रति उसका फ़ायदा हो ही रहा है। दूसरा है रेंटल होम्स की बात की, आपने रेंटल होम्स में भी देखा कि किस प्रकार 24,000 से 60,000 तक किया गया, ये मिडिल क्लास का है। टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। एक समझना होगा कि ब्रांडेड कपड़े, कार इत्यादि महंगे इसलिए हुए हैं क्योंकि सर्विस टैक्स में जो बढ़ोतरी रही है वो एक आवश्यक बढ़ोतरी है, क्योंकि हम जीएसटी की ओर बढ़ रहे हैं और कोई उपाय नहीं है। वर्ल्ड में कहीं भी जीएसटी लगना होता है तो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेशंस कई लोगों को था, मेरे को याद है वहाँ बैठे थे जीएसटी के ऊपर बोलने वाले हमारे बंधु, उनका तो आकलन था कि 17% तक जीएसटी बढ़ जाएगा, मगर आप देखिए 14.5 से 15 तक ही गया है जीएसटी। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इकोनॉमिस्ट की बहुत बड़े रूप से सर्विस टैक्स उछलेगा, वो बिल्कुल नहीं उछला है। और ये लोग इसलिए इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो समझते हैं कि जीएसटी कितना महत्वपूर्ण है जीडीपी कंट्रीब्यूशन की तरफ, इकोनॉमी की तरफ, वो जानते हैं कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए मेरे मित्र, देश को बनाना है तो थोड़ा थोड़ा हमें भी सहना पड़ेगा। चलिए, राष्ट्र निर्माण के नाम पर हम गांव आज तक की तरफ हम बढ़े, उससे पहले मैं ये जान लेना चाहती हूँ कि मिडिल क्लास, भले ही कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास नाराज़ है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम पहली बार जो नौकरी करने जा रहे हैं, जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, उनके लिए छोटी छोटी सौगातें। श्वेता जी, अगर हम इसको बारीकी से देखें, इस फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने अमीरी और गरीबी के बीच गैप को दूर करने की कोशिश करी है। अमीरों पर उन्होंने टैक्स लगाया है और गरीबों को बहुत सारी छूट दी है। आपने अभी जो रेंटल की बात करी, ये 2,000 रुपया बरसों से चला आ रहा था, मेरे ख्याल से 2 टिकट से चला आ रहा था, ये 20 साल से चला आ रहा था। इसको बढ़ा के 5,000 रुपया पर मंथ कर दिया। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं और जो कहीं रेंट पे अकोमोडेशन लेके रहते हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है कि 2 रूम 3 रूम का कोई भी मकान जो है 15,000, 20,000, 25,000 से कम में नहीं मिलता है, और वो 2,000 रुपया चला आ रहा था 20 साल से। उसको बढ़ा के एक कोशिश तो करी कि 5,000 रुपया कर दिया, जो 60,000 रुपया साल का है। तो ये बहुत काबिल तारीफ कदम है इस चीज़ के लिए। चलिए, दरअसल तारीफ भी कुछ चीज़ों की हो रही है, कई चीज़ों की आलोचना हो रही है, कुछ असंतुष्ट भी हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास जो किसान भाई हैं हमारे साथ, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप पंजाब से हैं और आप बुंदेलखंड से हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि किसान जो अलग अलग हिस्सों में जो समस्याएं जो उनके सामने होती हैं, आप सब उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं हमारे साथ, उनकी बात हमने सुनी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं, पंजाब के किसानों को लुभाना है, पश्चिम बंगाल के किसानों को लुभाना है, इसलिए शुरुआत ही बजट की वहाँ से हो गई है। लेकिन जितनी चीज़ें हुई हैं, क्या आप बाकी सबसे इत्तेफाक रख रहे हैं या फिर आपकी राय अलग है? बिल्कुल नहीं जी। इन्होंने बीजेपी ने माना था, मोदी जी ने चोन मैनिफेस्टो में दिया था कि जब हमारी सरकार आ गई तो हम स्वामीनाथन योग को लागू करेंगे। हमने PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ये एफिडेविट फाइल किया कि 2009 से लेकर जो किसानों की सुसाइड का आंकड़ा है वो कम हो रहा है। और दूसरी बार इन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया, लेट हो गए, डेट पे नहीं किए, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं था। तो केंद्र सरकार को ये कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, 25,000 जुर्माना लगाया। और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, ये 2 तस्वीरें हैं, ये पंजाब की जो 2 तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में एक ही परिवार की हैं। इन दोनों के पति ने सुसाइड कर ली। एक ने सुसाइड की जब जोना बीजते हैं, दूसरे ने सुसाइड की जब जोना कटाई करते हैं। तो सरकार ने उन पे ध्यान नहीं दिया और उन पे वीडियोग्राफी, एक फ़िल्म चलती है और वो फिल्म ऐसी चलती है कि जो हिंदी फिल्मों का डायरेक्टर है महेश भट्ट था ना, उसकी फिल्मों को भी मात पा देती थी। उसकी अर्थी पे 3 लाख का चेक पहुंचता है
और उनसे पहले उस परिवार का ख्याल नहीं रखा। जेकर पहले रखा होता तो शायद दूसरे की ज़िंदगी बच सकती थी। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हुईगी। हज़ारों रुपए का पेट्रोल फूंक दिया उनका अफसोस करने के लिए। 7 दिन के बाद उनकी बेटी की शादी थी और उस पास नहीं गया कोई 100 रुपया शगन देने को भी। एक और बात है, सबसे अहम बात, उसी दिन पंजाब में एक लड़की की शादी और 15 मिनट पहला वो अपनी पिता की चिता को अग्नि दे के आई। उसी दिन उन्होंने वो सुसाइड किया उनके पिता ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये रोज़ की पेपर में 3-3, 4-4 न्यूज़ लगती हैं, तो क्या ये न्यूज़ कम हो सकती है? ख़त्म तो नहीं हो सकती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये ख़त्म, एंड पे मैं ये कहना चाहता हूं, इनको सब कुछ पता है लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं। सच बात यह है कि इनकी नीयत साफ नहीं। जब तक नीयत साफ नहीं होगी तो इस देश की तरक्की नहीं कर सकेगा। यही विश्वास दिलाने की कोशिश, उसकी शुरुआत, जैसे कि आत्महत्या करने का सिलसिला ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार के बाद शुरू हुआ है, वो पहले से था वो क्रम, लेकिन वो विश्वास कोई तो दिला पाए। मैं इसका उत्तर दे देता हूं सर। एक सेकंड मैं उत्तर दे दूं, आप उसका सेकंड क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मुझे लगा कि आप 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त की 2 मीडिया की सबसे बड़ी खबर थी। पहली खबर थी स्वाभाविक देश की आज़ादी की, दूसरी सबसे बड़ी खबर थी कि देश में अनाज की कमी है और किसान और मजदूर पुरजोर मेहनत करें। जे मैं मेहनत की बात करूं, किसानों ने तो बहुत मेहनत की। जब देश में 20 साल भुखमरी थी तो तब कहाँ थे उद्योगपति हिंदुस्तान के? तब तो उन्होंने निकाला किसान और मजदूर ने। अब किसान को कोई पूछता नहीं गा, किसान ने बर्दाश्त किया। सुन लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। सुनिए। देखिए, जरूर पीड़ा है, उन दिल में पीड़ा है क्योंकि सुसाइड हुआ है, और सुसाइड के आंकड़ों के साथ कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि उसकी सरकार में ज़्यादा थी कि इसकी सरकार में। एक भी सुसाइड नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर आप देखिए, आपने एक बड़ी बात कही कि हमारे नीयत में खोट है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि इस सरकार के नीयत पे कभी शंका मत करिए। एक पैसा, देखिए हम लोग सरकार को नज़दीकी से देखते हैं, आप लोग भी दूर से देखते हैं। सरकार के ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के ऑपोजिशन पार्टी बैठी है कि एक पैसा कोई खाए और उस पर शोर मचाया जाए। एक पैसा प्रधानमंत्री इधर से उधर नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि आप बाकी सब पे आलोचना करिए, ये कभी मत कहिए कि सरकार के नीयत में खोट है। एक भी स्कैम नहीं हुआ है, एक भी स्कैम इस सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में नहीं किया है। नियत बता दीजिए फिर। मैं कंप्लीट ये जो दिवालिया संहिता आप ला रहे हैं, उसे संवित जी उसे बता दिए ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा दिवालिया संहिता जो लेकर आए हैं आप, ये दिवालिया संहिता तो पार नहीं है। देखिए मैं समझा, किसानों के लिए भी ले आते कोई ऐसी इस प्रकार की योजना? समझिए बजट में देखिए, आपने बैंक्रप्सी रूल के बारे में पूछा है। देखिए, स्टार्टअप घोषणा की गई है। स्टार्टअप देखिए, जैसे किसान भी महत्वपूर्ण है, किसान से ही जो स्टार्टअप करके लोग पढ़ के आ रहे हैं उनको भी तो आगे बढ़ाना है। अगर आज एक किसान है, उसको 2 बेटे हैं, एक खेती में जा रहा है, दूसरा चाहता है सर किसान के लिए नहीं है ना सर आपने किसान के लिए नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं, आप दोनों ने मुझसे पूछा, मैं कंप्लीट कर लूं, आप दोनों फिर से सवाल पूछ लीजिएगा, मैं बैठा ही हूं जवाब देने के लिए। आप देखिए, एक किसान के 2 बेटे हैं, एक किसान चाहता है कि एक बेटा किसानी करे, दूसरा पढ़ लिख के नौकरी करे। उस किसान के बेटे ने पढ़ाई की, वो अपना एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। पहले क्या था, वो स्टार्ट करता था, किसी कारण से अगर डूब गया तो वो निकल नहीं पाता था उससे। बैंक्रप्सी लॉ इसीलिए तो है कि कोई भी नवयुवक अगर कोशिश करता है एक नई कंपनी खोलने के लिए और खुदा न खास्ता वो आरंभ नहीं हो पाता है, उसमें फंस जाता है, तो बैंक्रप्सी लॉ के कारण इजी एग्जिट हो सके। वो भी किसान के लिए है, वो भी नवयुवकों के लिए है, वो भी इस देश के निवासियों के लिए है। तो इसलिए उसको इस प्रकार से पृथक करके देखना ये एसेंशियल है। नीयत की एक बात का जवाब देना चाहता हूं जी। भाई साहब ने कहा कि नीयत साफ है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक लक्ष्मी मित्तल वाले है, बठिंडा रिफाइनरी वाले, उनको लोन दिया सरकार ने 1250 करोड़ का, 1 पैसा ब्याज पे, 1 पैसा ब्याज पे। जब ये कोई गरीब बकरी खरीदता है 6000 की, तो उसको लगता है ब्याज 24 से लेकर 36% नहीं तक होता है। नहीं 36% तक ये ब्याज लगता है। रूल होता है वो, और रूल के दूसरी अनुसार ही बात, काम होता है। ऐसा नहीं होता है किसी को 1% में दे दिया, किसी को 12% में दे दिया। दूसरी बात, संदीप जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लगातार 3रा साल चल रहा, किसान मुसीबत में है, 2 साल सूखा रहा, ये 3रा साल। ठीक बोल रहे हैं। हर सरकार, दुनिया की हर सरकार और हिंदुस्तान की सरकार में भी ये रहा कि
7-8 में जब इंडस्ट्री में क्राइसिस अमेरिका में आए थे, तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने भी 3 लाख करोड़ का इंडस्ट्री का एक उनको बेल आउट पैकेज दिया था। हम 3 साल से फंसे हुए हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, मर रहे हैं। हम भी मांग कर रहे थे कि 2 लाख रुपए का पैकेज अगर दे दी, 2 लाख करोड़ रुपए का अगर पैकेज दे दिया जाए तो हिंदुस्तान के किसान का पाई माफ हो सकता है। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ये भारत सरकार के लिए, और ऐसा होता रहा। ये उम्मीद भी थी किसान को। उस कैसे निकाल देंगे आप किसान को मुसीबत में? बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, ये आंकड़े सरकार के हैं। उसकी आमदनी को कोई मंत्र नहीं है बढ़ा देंगे। आपने अभी कहा कि सिंचाई के लिए प्रोविजन किया गया, 20,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के जरिए से सिंचाई में रखे गए हैं, और उसमें भी ये कहा गया है कि 12,000 करोड़ रुपए सरकार देगी और 8,000 रुपए बाहर से जुटाए जाएंगे। पिछले साल वो 8,000 करोड़ रखे गए थे, उससे पहले साल 13,000 करोड़ थे। 13,000 करोड़ को आप 8,000 पे ले गए, 8 को आपने 12 कर दिया। मतलब कितनी गंभीरता है। ये आंकड़ों का खेल किसान गांव में बैठा है, समझ नहीं रहा। उसको सीधी राहत चाहिए थी। ये भाई कह रहे थे, बाजार की बात कर रहे थे कि सड़क बनाने से हम अपने माल को अपने घर नहीं बेचते हैं, मार्केट में लाके बेचते हैं। जो गेहूं हमसे 1100-1200 रुपये खरीदा जाता है, आज मार्केट में उसका 35 रुपये भाव है। जो दाल हम बाजार में मंडी में आके 40 रुपये में बेच रहे हैं, बाजार में उसका 160 रुपये। सड़क बनने से हमें भाव मिलने वाला नहीं है, वो तो व्यवस्था की बात है। सड़क कुछ नहीं देगी हमें। ये तो एक योजना सड़क को किसान से जोड़ा जा रहा है। हमको योजना सड़क बनाने से हमको क्या हो जा रहा है? सर एक सेकंड सब लोग सरकार से पूछ रहे हैं, मैं 10-10 सेकंड का जवाब भी देता रहूं। नंबर 1, देखिए सड़क बनने से तो फायदा है, कितना है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सड़क के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, सड़न नहीं होता है, जल्दी मार्केट तक पहुंचता है। जहां मैं कंप्लीट कर लूं सर, निवेदन है संदीप जी, ये जो भाव बताए ये हम अपने घर के नहीं बता रहे, मंडी में हम बेचते हैं, जो हमको मिलता है वो निवेदन है कि मैं भी कंप्लीट कर लूं। देखिए जवाब सुन लेते हैं उनसे, मैं 10-10 सेकंड में जवाब भी बोल लें, सब उन्हीं से असल में पूछना। हाँ, मैं जवाब भी दे दूं। अब देखिए सड़क का महत्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वाजपेयी जी ने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आरंभ किया उसका क्या फायदा ये हमने देखा है। दूसरी बात, आपने मार्केट की बात कही, जिस प्रकार से 580 मार्केट को जोड़ के एक ई प्लेटफॉर्म पे लाके आज किसान को दिया जा रहा है कि वो जिस भी मार्केट में चाहे, तमिलनाडु का किसान कहीं भी इन 580 मार्केटों में से कहीं भी जाके जहां फायदा मिलता हो वहां जाके नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचे। स्वाभाविक रूप से ये एक कदम आगे बढ़ने का है, फायदा कमाने का, मुनाफा पाने का है। तो इसमें कोई दो मत नहीं। संदीप जी माफ करना, इस देश का 90% किसान 2 एकड़ से नीचे का, आप उसको सपना दिखा रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पे जाके सामान बेचे। आप बताइए, वो तो अपनी लोकल मंडी तक मुश्किल से पहुंच पाता है। कैसे? मतलब बात और बता जो चीज जो 2 एकड़ से कम का है ना, नहीं 2 एकड़ से कम का है ना, बीमा में सपना दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान को आप कह रहे हैं। दरअसल हम इस चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बार बुंदेलखंड की भी समस्या जल्दी से सुन लेते हैं। क्या जो उम्मीद थी वो चीजें पूरी हुई है? बुंदेलखंड हमेशा, बाकी इलाके तो सूखे का इंतजार करते हैं, बुंदेलखंड तो बिना सूखे के भी सूखा है। पहले 1 मिनट पात्रा जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि कांग्रेस ने बजट की आलोचना नहीं की तो आप अपनी इस पे पीठ मत थपथपाइए। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि कांग्रेस आपने कहा कि उसने जो है आपने कहा कि वो कांग्रेस ने भी कहा कि ये मेरी स्कीम थी, हमारी कांग्रेस ये कहे कि यही हमारी स्कीम थी, उसको आगे बढ़ाया, तब हमें खुश होना चाहिए कि बताइए। कांग्रेस आज देश की जो दुर्दशा है इसकी बड़ी जिम्मेवार कांग्रेस ही है, ठीक है ना? तो उसकी भी योजना बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं बुंदेलखंड की स्थिति, आज हम लोग जो बुंदेलखंड का मैं नागरिक हूं और मैं जो उम्मीद लगाए हुए था बुंदेलखंड में कि सबको पता है कि बुंदेलखंड किस भयानक दौर से गुजर रहा है। आपको समय मिले या आपने आपको सब पता होगा, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तो 90% सूखा है बुंदेलखंड में। किसान वहाँ का आज फौरी तौर पर राहत की उम्मीद कर रहा है। ये स्थिति है कि पहले किसान पलायन करता था, ये बात मैं मानता हूं कि पहले भी किसान पलायन करता था, लेकिन पहले किसान पलायन करता था कमाने के लिए, आज वो कर रहा है पलायन खाने के लिए, क्योंकि वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। आवंटन के बावजूद बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों के किसान जो एक साथ एक जगह जुटे थे, इस बजट के बाद क्या कह रहे हैं कि उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। इतनी हरियाली के बावजूद अर्जुन ये सोच रहा है कि उसके गालों की हड्डियां क्यों उभर आई हैं। बड़े खेत में बैठा किसान
मिट्टी हो गया है, लेकिन छोटे से लोहे की दुकान में बैठा आदमी सोना हो गया है। कवि धूमिल की ये पंक्तियां हैं, कैसे किसान मिट्टी हो गया, इस पर उन्होंने व्यंग कसा। जब ये पंक्तियां लिखी गई थी, ये उस वक्त भी उतनी सच्ची थी और आज भी उतनी सच्ची है, जब किसानों की स्थिति उतनी ही दयनीय है, उतनी ही चिंताजनक है। बजट पर बजट आते चले गए, लेकिन उस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। किसान जो धरती का सीना चीरकर अन्न का भंडार उगाता है, अन्नदाता है, उसके नाम पर चुनाव जरूर लड़े जाते हैं, लेकिन उसे क्या मिलता है, ये सवाल आज भी बरकरार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया, कांग्रेस की सरकार ने भी बजट पेश किया था, लेकिन किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन आज की बजट से क्या किसानों को कोई राहत दिखाई दे रही है, क्या वो इससे संतुष्ट हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान मौजूद हैं, उनके परिवार मौजूद हैं और साथ ही स्वराज अभियान के फाउंडर मेंबर हमारे साथ योगेंद्र यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। योगेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मोदी सरकार, जिसे सूट बूट की सरकार कहा जाता है, कॉर्पोरेट की सरकार कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर 9 स्तंभों वाला जब अपना बजट पेश किया, पहला स्तंभ किसान कल्याणकारी योजनाओं के नाम किया। आप संतुष्ट हैं इससे? वित्त मंत्री ने 2 भली बातें की। एक तो उन्होंने अन्नदाता के ऋण को स्वीकार किया, दूसरा प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 5 साल में किसान की आमदनी दुगनी हो जाए। दोनों बातें अच्छी हैं, लेकिन बजट में आप सिर्फ अच्छी बातें नहीं सुनना चाहते, आप सिर्फ जुमले और शेर नहीं सुनना चाहते, आप चाहते हैं कि ये करने के लिए उन्होंने क्या प्रावधान किए, कितना पैसा दिया, क्या योजना बनाई। मुझे तो दिखाई नहीं दी। इस बजट में यहाँ किसान संसद में जितने किसान आए हैं, वो सब एक जरूरत लेके आए थे और उम्मीद लेके आए थे। जरूरत इसलिए कि इस साल सूखा रहा, आत्महत्याएं बढ़ी हैं, ऋण बढ़ा है, और उम्मीद ये कि पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहा था कि कुछ बड़ी घोषणा होने वाली है। लेकिन इस बजट में 1-2 बड़े शब्दों के अलावा कोई बड़ी घोषणा तो मुझे दिखाई नहीं दी, कोई प्रावधान नहीं दिखाई दिए, कोई योजना नहीं दिखाई दी, कोई ऐसा फाइनेंशियल एलोकेशन, पैसे का जो योगदान, वो नहीं है। किसान आंदोलन की, किसान संगठनों की जो न्यूनतम अपेक्षा थी 3-4, उनमें से एक भी चीज नहीं हुई। अगर आप किसान की आमदनी 5 साल में दुगनी करना चाहते हैं, तो आप कम से कम एक किसान आयोग तो बना दीजिए इनकम का, जो कि देश के किसान आंदोलन मांगते रहे हैं। वो नहीं हुआ। हमने कहा था कि जैसे सरकार ने 2008-9 में एक बेल आउट पैकेज दिया था इंडस्ट्री के लिए, किसान की तो उससे ज्यादा खराब हालत है, उसको कोई बेल आउट पैकेज दे दीजिए। देश में सिंचाई की इतनी योजनाएं 80-90% होके रुकी पड़ी हैं। हमने एक सिंचाई निधि बनाने की बात हुई है, इसके अलावा ये बात हुई है कि फसल बीमा योजना का यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, उसको आगे फंड भी किया जाएगा। ये योजनाएं कहीं पर किसी तरह से संतोष जताती हैं? फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण अंश हो सकता है, लेकिन याद रखें कि पिछले 30 साल में 6वीं बार ये घोषणा हो रही है, और ये जो फसल बीमा योजना है, जिसके पूरे प्रावधान अब हमें पता है, इससे किसान को वो कतई नहीं मिलेगा जिसकी किसान को जरूरत थी। और ये जो सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया है, ये ज्यादातर पैसा या तो खर्च नहीं होगा, क्योंकि इतने किसान बीमा करवा ही नहीं सकते, और दूसरा जो खर्च होगा वो बीमा कंपनी की जेब में जाएगा, किसान को नहीं मिलेगा। पूरे बजट की अगर बात करें तो आपके लिहाज से सबसे अच्छी योजना इसमें कोई निकल कर आई सामने किसानों के लिए? आपने ये तो बताया कि आंकड़ों में ज्यादा बातें हुई हैं, फैक्ट्स रखे गए हैं, बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी सबसे पॉजिटिव जो योजना आपको दिखाई दे रही है, कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट जो आपको दिखाई दे रही है? एक छोटी सी चीज हुई है, दाल प्रोक्योरमेंट ज्यादा किया जाएगा, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त देश में दाल की जरूरत है और उसकी जो खपत है लेकिन उसकी आपूर्ति गिरती जा रही है, वो एक अच्छी है। परंपरागत कृषि को प्रोत्साहन देना अच्छा है, लेकिन ये सब चीजें ऊंट के मुंह में जीरा है। इस वक्त जिस बड़ी चीज की जरूरत है, देखिए ये सामान्य साल नहीं है, बहुत असामान्य साल है किसान के लिए। उसमें ये 19-21 का खेल करना, ये 5% ये बढ़ा दिया, 10% ये बढ़ा दिया, ये वो साल नहीं है। आप ये कल्पना कीजिए, अगर इस देश में बिजनेसमैन की वो हालत होती जो आज किसान की है, ये सरकार सर के बल खड़ा करके वो सब चीजें करती जो किसान को जरूरत थी। उससे मैं तुलना करता हूँ। चलिए, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर योगेंद्र जी ने उठाया है कि जो बातें की गई हैं, जो अनाउंसमेंट की गई हैं, क्या वो सिर्फ कागज पर रह जाएंगी या सिर्फ बड़ी बातों के तौर पर ही रह जाएंगी? बाकी देश भर से किसान जो आए हैं वो इस पर क्या सोचते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग अपना हाथ उठा सके, महाराष्ट्र से कौन से किसान आए हैं? चलिए, पहले हम हरपाल जी से बात कर लेते हैं।
हरपाल जी, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि व्यवहारिक दिक्कतें क्या होती हैं वो किसान को पता होता है। आप खुद खेती करते हैं, कैसी दिक्कतों का सामना आप करते हैं, और जो अनाउंसमेंट आज हुई कहीं से आपको वो संतोषकारी लगती है? बिल्कुल नहीं लगती। कल प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में गए थे बरेली, और वहाँ के किसानों का 20,000 करोड़ के आसपास गन्ने का भुगतान बकाया पिछले साल का। एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी किसान रैली में किसानों के गन्ने पर नहीं बोले, उनकी खेती पर नहीं बोले, और खाली ये पढ़ाते रहे खेती किसान ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये तो हम बचपन से हमारे माँ बाप ने, हम जानते ही हैं। हमने एक ही बात की है इनसे कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था हमसे कि हम आपकी उत्पादन लागत में 50% मुनाफा। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।